मेरा नाम तंजीला है। मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ। अपनी तारीफ करना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन ये हकीकत है। जो मुझे देखता मेरी तारीफ किए बिना ना रहता। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी जब मैं अपनी एक दोस्त सबा की शादी में गई। वहां गई तो सजी सजाई परियों से उसका घर भरा हुआ था। लड़कियों ने हूब बनाओ सिंगार किया हुआ था। उनकी सज धज देखने के काबिल थी। मैंने हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वहां जो भी आता मुझे देखकर एक बार मेरी सहेली से जरूर पूछता, ये लड़की कौन है और कहां से आई है। मैं वहां लड़कियों के झुरमट में बैठी थी जो सुहाग का गीत गा रही थी। फिर हम लड़कियां मिलकर डांस करने लगी। मेरी अचानक दरवाजे से बाहर नजर गई तो महसूस किया एक जवान लड़का मुझे तकने में महू था। मुझे थोड़ा उलझन हुई, मगर फिर भी मैं उसको नजरअंदाज करके फंक्शन एंजॉय करने लगी। इत्तेफाक से कुछ देर बाद मेरी नजर उसी लड़के पर दोबारा पड़ी तो उस लड़के की निगाहें अभी तक मेरी तरफ थीं। उफ अल्लाह, ये क्या चीज है। मैं वहां से अपनी सहेली दुल्हन के पास जाकर बैठ गई। अब वो दुल्हन के कमरे में आने से रहा, मगर वो वहां भी आ गया। तब तो मुझे सांस लेना दूभर हो गया। अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजर गई। वलीमे वाले दिन भी उस लड़के की बेचैन आंखों ने मेरा पीछा किया। मैं ठीक तरह से खाना भी ना खा सकी थी। बस यही सोचती रही कि इस दीवाने को क्या खबर, मेरी मंगनी तो हो चुकी है। बहरहाल शादी वाले घरों में तो ऐसा होता रहता है। मैंने इस वाक्य को भुला दिया। चंद दिन बाद मेरी दुल्हन सहेली बतौर खास मेरे घर आई, ये कहने को कि फिरोज मेरा कजन है। उसने शादी में तुम्हें देखा है और अब तुमसे शादी करना चाहता है। इसी सिलसिले में उसकी अम्मी कल परसों तक तुम्हारे घर आने वाली हैं। मैंने सबा की बात को खास अहमियत ना दी, क्योंकि शादी वाले रोज से ही मेरे लिए 3 रिश्ते आ चुके थे और अम्मी उनको रद्द कर चुकी थी कि मेरी मंगनी उनके भांजे से हो गई थी। इस मंगनी में मेरी पसंदो नापसंद का कोई दखल ना था। मुझे अपने होने वाले शोहर जुनैद से ना मोहब्बत थी और ना ही नफरत। मैं ना बहुत खुश थी और ना अफसरदा। ये सिर्फ मेरे वालिदैन की ही ख्वाहिश थी। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैं कॉलेज से छुट्टी के बाद घर वापस आ रही थी कि एक कार मेरे करीब आकर रुकी। मुड़कर देखा तो ये वही लड़का था जिसका रिश्ता सबा लेकर आई थी। उसकी बेचैन आंखों ने आज फिर मेरा ताक़ुब किया था और मुझे रास्ते में घेर लिया। उसने मुझे नाम से पुकारा, तंजीला जरा ठहरो, मेरी बात सुन लो। एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने वालदा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजा था, मगर जवाब इनकार में मिला है, तो मैं क्या करूं। मेरे वालिदैन की जो मर्जी, इनकार उन्होंने किया है, मैंने नहीं। तो फिर क्यों मुझसे जवाब तलबी कर रहे हो। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें पाना चाहता हूँ, और मैं जिद्दी भी बहुत हूँ। जिस बात का एक बार फैसला कर लूं फिर अपने मन की पूरी करके रहता हूँ। मैं तुमको बाइज्जत तरीके से अपनाना चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि ठहर कर तुमने मेरी बात सुन ली है, वरना घर तक पीछा करता। ठीक है, बात कर ली है और सुन भी ली है, तो अब मैं चलूं? नहीं, मैं तुम्हारी राय मालूम करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मिस्टर, मेरी मंगनी हो चुकी है। क्या तुम जबरदस्ती मुझसे शादी करोगे? हाँ, जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। बहुत सोच कर जवाब देना। ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैं परेशान हो गई। कभी जी में आता कि घर जाकर अभी अब्बा जान को बता दूं, फिर सोचती ना जाने बात कितनी बढ़ जाएगी। 3 रोज तक मारे डर के कॉलेज भी ना गई। चौथे दिन वो फिर रास्ते में मिला और मुझे घेर लिया। मैंने नजरअंदाज करके गुजरना चाहा। उसने फुर्ती से बाजू पकड़ लिया और खींचकर कार में धकेल दिया। मैं शोर मचाने ही लगी थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगा, खामोशी से बैठी रहो, शोर मचाओगी तो अच्छा नहीं होगा। मैंने आफियत खामोशी में जानी। ये सोचकर सबा का कजन है, अजनबी सही, कोई पहचान तो है। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर ले गया। मैं सारा रास्ता उसे बुरा भला कहती रही, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। उसके वालिदैन घर में ना थे, वो गांव गए हुए थे, मगर मुझे इस बात का इल्म ना था। बाजू से पकड़कर वो मुझे घर ले गया। अम्मी कहाँ हैं आपकी? घर वाले सब गांव गए हैं, उसने बताया। तो मैं घबरा कर पलटी। उसने गेट को बंद कर दिया। मैं रोने लगी। डरो नहीं,
कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, उसने हाथ जोड़कर कहा। ये रोना धोना बंद कर दो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं बाइज्जत तरीके से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस बात इतनी सी है, अगर तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो तुम ही मान जाओ और मेरे दिल का खून मत करो। तुम चाहते क्या हो? देखो, मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं गुस्से में चिल्लाई थी। हम आज निकाह पढ़वा लेते हैं, उसके बाद खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। तुम ये मत समझो कि कोई नुकसान पहुंचाने या किसी बुरी नियत से तुम्हें अगवा करके लाया हूँ। देखो, अगर तुम हाँ करोगी तो ही हमारा निकाह होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। मर्द और औरत का निकाह उनकी बाहमी रजामंदी से हो सकता है। किसी से भी पूछ लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। क्या तुम मुझे अदालत ले जाओगे? हरगिज नहीं। इसमें तुम्हारे वालिदैन की बदनामी का इम्कान है। मैं तो बस शरई निकाह की बात कर रहा हूँ। इस जगह पर आज और इसी कमरे में हम निकाह कर सकते हैं। उसके बाद तुम आजाद हो, अपने घर जा सकती हो। काजी मेरे दोस्त ले आएंगे, गवाह भी। क्या तुम पागल हो? मुझे जाने दो। मेरा सर चकराने लगा। तुम्हारी ऊट पटांग बातें सुनकर मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। मुझे पता होता कि तुम इस तरह से मेरे पीछे पड़ जाओगे तो मैं सबा की शादी में कभी ना जाती। मुझे मेरी बात का जवाब दो। मुझे तुमसे निकाह नहीं करना। ये क्या मजाक है? मैं रोने लगी। काफी देर तक वो समझाता रहा, यहाँ तक कि 3-4 घंटे गुजर गए। वो मेरे पांव पकड़े बैठा था, इल्तिजाएं कर रहा था, कस्में खा रहा था। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूंगा। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देना नहीं है। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझना। मिन्नत करता हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे निकाह के लिए हाँ कह दो। रुखसती बेशक तुम्हारे वालिदैन ही करेंगे। मैं रो रो कर यही कहती रही कि दरवाजा खोलो, मुझे घर जाना है। और उसकी एक ही रट कि पहले निकाह के लिए हाँ करना होगी, तभी तुम अपने घर जा सकोगी। उसकी हठधर्मी पर मैं फूट फूट कर रोने लगी, मगर उस पर असर ना हुआ। बदस्तूर वो दरवाजा बंद किए बैठा रहा, हत्ता के शाम हो गई। अब मेरा बुरा हाल था। दिन ढल रहा था। वालिदैन की परेशानी और उनकी खफकी का ख्याल, बदनामी और रुसवाई के खौफ से मेरी जान निकल जाती थी। तंग आकर मैंने रोते रोते कह दिया, कर लो निकाह और फिर मुझे घर जाने दो। मेरा ख्याल था कि वो अभी और इसी वक्त कैसे निकाह कर सकता है। सोचा रात बीत जाएगी और ये जिद पर अड़ा रहेगा। हाँ कह दूं ताकि ये ताला खोले और मैं निकलूं तो सही यहाँ से। मगर उसने तो जी में ठान ही ली थी। उसी वक्त दोस्तों को फोन मिलाकर कहा कि दोनों आ जाओ अपनी बेगमात के साथ। फिर किसी अकील को फोन मिलाया कि भाई काजी और वकील दोनों को ले आओ ताकि मगरिब से पहले ये नेक काम हो जाए। हाय अल्लाह, ये क्या ऑल फोल बक रहा है। मुझे कानों पर यकीन नहीं आया कि उसने तो पहले ही से सारा इंतजाम कर रखा था। मैं हर सूरत घर पहुंचना चाहती थी। अगर रात इधर गुजर जाती तो यकीन था मेरे अब्बा का हार्ट फेल हो जाता। मेरी गुमशुदगी से वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। मेरी जबरदस्ती की हाँ को उसने मेरी मर्जी व रजा जाना और मैं अब भी फटी फटी आंखों से उस पागल इंसान को तक रही थी। थोड़ी देर बाद 2 कारें उसके गेट पर आकर रुकी। काजी साहब के अलावा एक वकील साहब भी साथ थे, जिनको मेरी तरफ से वारिस बनना था। और वो 3 फेरोज के दोस्त अपनी बेगमात के साथ वहां आ गए। आने वाली खवातीन फटाफट मुझे गुस्ल खाने में ले गईं। हाथ मुंह धुलाया और फिर सुर्ख जोड़ा जो वो साथ लाई थी पहना दिया। मैं इस सारे ड्रामे को खामोशी से सह रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे ये कोई फिल्म का सीन है जो मुझसे करवाया जा रहा है। सोच रही थी इन फरेबियों के जुंगल से कैसे निकलूं तो रात से कबल घर पहुंचूं। काजी साहब ने निकाह पढ़ा दिया और फेरोज ने लाए हुए गवाहों की मौजूदगी में मैं फरोज की शरीफ बीवी बन गई। उन लोगों ने सबूत के तौर पर तस्वीरें भी बना ली थीं। तब मैंने खवातीन से कहा कि उस शख्स ने अपनी मनमानी कर ली है, अब इसको कहो कि अपना वादा पूरा करे और मुझे इसी वक्त मेरे घर पहुंचा दे। हाँ हाँ फिक्र मत करो, हम उस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक वो तुम्हें तुम्हारे घर नहीं पहुंचा देता। हम तुम्हारे साथ हैं। इस कार्रवाई में घंटा भर लगा था। उसके बाद काजी तो चला गया। वहां मौजूद सब ने मिठाई खाई, मगर मैंने मिठाई ना चखी। ये मिठाई मेरे लिए किसी जहर से कम ना थी।
मैंने बहुत इसरार किया, मेरे मुंह में लड्डू भरने की कोशिश की, मगर मैंने होंठ खींच लिए। तब फेरोज बोला, इसे तंग ना करो। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, अब तुम जल्दी से लिबास तब्दील कर लो, ये जोड़ा तुम पर बहुत जच रहा है, मगर जाहिर है कि इसमें तो तुम घर नहीं जाओगी। वही लिबास पहन लो जो तुम घर से पहनकर आई थी। मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। मैंने अपना सुबह वाला लिबास पहना और वो मुझे बाहर ले आया। गाड़ी में मुझे फ्रंट सीट पर बिठाया। कहने लगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मेरी बात का यकीन करो, दिल में कोई बदगुमानी मत लाना। निकाह मैंने इसलिए किया है कि कहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी किसी और से शादी ना कर दें। तुम मेरी जिंदगी ही नहीं, अब मेरी इज्जत और आबरू बन चुकी हो। खुद को संभाल कर रखना। काफी वक्त है तुम्हारे पास मेरे बारे में सोचने समझने के लिए। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे वालिदैन को मनाने और राजी करने की, ताकि जल्द अज जल्द तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। अभी तो मैंने अपने वालिदैन को भी आगाह नहीं किया है। उनको मनाने के लिए भी तो वक्त चाहिए। उसकी बातों बातों में रास्ता कट गया। मैं खामोश बैठी रोती रही। गुस्सा तो बहुत था, मगर गुस्से का इजहार नहीं किया। घर नजदीक आ गया। मेरी जान में जान आ गई थी। अभी तक आंखों से अश्क रवां थे, जिनको मैंने अपने दुपट्टे से पूंछा भी नहीं, यूं ही बहने दिया। फेरोज ने अपना रुमाल दिया, मैंने फेंक दिया। उसने टिश्यू पेपर का डब्बा मेरी गोद में रख दिया। जब उसकी गाड़ी मेरे घर से थोड़ी दूरी पर थी, मैंने कहा, बस यही रोक दो। क्या मेरे घर के दरवाजे पर उतारोगे, ताकि मेरे अब्बा तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन ले? कहने लगा, सुन ले तो सुन ले, मैं डरता नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझे घर से दूर उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या तुम समझती हो तुम्हारे वालिदैन इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हारी सूजी सूजी आंखों और उड़ी हुई रंगत से तुम पर शक नहीं करेंगे कि क्यों इतनी देर से घर आई हो? क्या वो सवाल नहीं करेंगे, क्या सुबह कॉलेज गई थी और अब रात के 10 बजे लौट कर आ रही हो? आखिर कहाँ थी तुम? मेरी मानो तो मुझे घर ले चलो। अब तो जो कुछ होना था वो हो गया। हम दोनों सच्चाई के साथ मिलकर बर्दाश्त कर लेंगे। देखो, झूठ का सहारा लेने से सच बोलना अच्छा है, चाहे जहर ही क्यों न पीना पड़े। सच में तकलीफ जरूर सहनी पड़ती है, मगर समर उसका मीठा होता है। तुम अब मुझे समझाओ नहीं, मैंने दांत पीस कर कहा। तुमने एक संगीन जुर्म किया है, ऊपर से शेर बन रहे हो। गाड़ी रोको और उतार दो मुझे। मैं शेर क्यों ना बनूं? मैंने तुम्हारी इज्जत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि फेरोज की एक बात भी और सुनना नहीं चाहती थी। वो बोला, तुम तो माँ बाप को सही जवाब भी ना दे सकोगी, वो गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको सच सच हर बात से आगाह कर दूंगा, और नतीजा क्या निकलेगा मुझे नतीजे की परवाह नहीं। जो भी निकले, मगर वो झूठ के खोट से बेहतर ही होगा। मगर मैं उस जैसी दीदा दलेर ना थी। इस तस्वुर से ही कांप रही थी। अम्मी अब्बा की आग बरसाती सवालिया नजरों और भाइयों की गैरत भरे गुस्से का कैसे सामना करूंगी? मेरे आंसू फिर से बहने लगे। उसको तरस आ गया और उसने मुझे घर से जरा फासले पर उतार दिया। घर का दरवाजा खुला हुआ था। शायद सब मेरे इंतजार में ही थे। कांपते कदमों से दहलीज पार करके मैं सहन में आई। सामने बरामदे में मेरी माँ सजदे में पड़ी सिसक रही थी। घर भर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे देखकर वो तीर की मानिद मेरी जानिब लपकी और बाजुओं से पकड़कर अपने कमरे में ले गई। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बोली, तेरे अब्बा तुझे तलाश करने गए हैं, बोल कहाँ थी तू? फिर मेरे चेहरे पर गहरी निगाह डालकर पूछा, क्या हुआ तेरे साथ? बता, क्यों परेशान है? आंखें सुर्ख थी। मैं क्या बताती क्या हुआ है? मेरे रोने से वो कुछ और समझ बैठी। हालांकि मेरी इज्जत महफूज थी, मगर वो मुझे इस दौलत से भी महरूम समझ रही थी। क्या हादसा हुआ है तेरे साथ? बताती क्यों नहीं? तेरे अब्बा और भाई सपहर से निकले हुए हैं, वो आ जाएं तो कहना कि मगरिब को आ गई थी। मैं भी ऐसा ही कहूंगी। वो मुझे बचाव के तरीके सिखाने लगी, वरना मार डालेंगे वो तुझे। रात गए अब्बा और भाई लौटे। वो मेरी तलाश में कॉलेज की प्रिंसिपल के घर, सहेलियों के घर, ना जाने कहां कहां पता करने गए थे। वो मुझसे पूछते थे कि सुबह की गई कहां मर गई थी, और मेरी जुबान पर ताले लगे थे। बावजूद कोशिश के ना कोई झूठी कहानी घड़ सकी और न सच बताने का मुझ में हौसला रहा था।
अम्मी ने सर पीटा और सीना कूट डाला। भाई मुझे मारने के दर पर हो गए और अब्बा ने नाराजगी की वजह से खुद को भूखा प्यासा कमरे में बंद कर लिया था। अम्मी और मैं तमाम रात रोती रही। वो कह रही थी, जिस इंसान के साथ तू इतनी देर थी उसका नाम तो बता दे, कहाँ रहता है, कौन है वो, उसने तेरे साथ क्या किया है। क्या बताती। टुकर टुकर उनको देखती तो और आंसू मेरी आंखों से मोतियों की तरह गिरने लगते। घर से इतनी देर गायब रहने से अच्छा था कि अब लौट कर ना आती, वहां ही रह जाती। हमारी इज्जत पर कालक मलकर अब घर आने की भी क्या जरूरत थी। काश तंजीला तू पैदा होते ही मर जाती। तेरे अब्बा, तेरे चचा, मामू, खलाओं और फुफियों के घर से भी पूछ आए हैं। अब हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे, तेरे मंगेतर को क्या जवाब दूंगी। मैंने तो सारा दिन कुछ ना खाया, फिर दूसरे रोज सभी ने कुछ ना खाया। अब्बा कमरे में बंद पड़े रहे, भाई भी बगैर नाश्ता किए काम पर चले गए और मैं अपने कमरे में सोफे पर पड़ी सोच रही थी, या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है, ये किस जुर्म की सजा है। ए अल्लाह, मुझे बात करने की ताकत अता कर, मेरी जुबान को खोल दे। क्यों गूंगी हो गई हूँ, हिम्मत दे मुझे कि सारा माजरा कह दूं। तमाम दिन इरादा करती रही कि घर में कशीदगी कम हो तो अहवाल घर वालों के गोश गुजार करूं। अभी तो सभी गुस्से में भरे हुए थे। अब्बा तो कलाम भी नहीं कर रहे थे। वो मेरे सामने आए और ना ही मैं उनके सामने जाने की जुर्रत कर रही थी। उसी दिन शाम को फेरोज के वालिदैन आ गए। उनको फेरोज ने भेजा था। उसको फिक्र थी कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ होगा। उन्होंने कहा, हम तो दुनियावी तरीके से रिश्ता तलब करने आए थे, मगर आप लोगों ने इनकार कर दिया। देखिए अब क्या से क्या हो गया है। बच्चों ने अपनी मनमानी कर ली। उन्होंने निकाहनामे की फोटोकॉपी और फेरोज के साथ निकाह के वक्त मेरी ली गई तस्वीर उनके आगे रख दी। कहने लगे, हम भी शरीफ लोग हैं और आप भी। इस निकाह में ना हम शामिल थे और ना आप लोग। हमारी बेखबरी में ये सब हुआ है। अब आपकी जो मर्जी हो करें। अदालत जाना चाहते हैं तो अदालत जाएं या फिर लड़की को इज्जत से रुखसत कर दें। हम इज्जत से बच्चे की डोली ले जाने को तैयार हैं। हम भी कुछ गिरे पड़े नहीं हैं, इज्जतदार और साहिबी जायदाद हैं। गांव जाकर मालूम कर ले, सारा गांव हमें सलाम करता है। मेरे वालिदैन निकाह की तस्वीर देखकर दंग रह गए। उन्होंने कमरे में जाकर आपस में सलाह मशवरा किया। अब्बा ने अम्मी से कहा, बेटी को मार दो या इन लोगों को रुखसती की तारीख दे दो। जो तुम्हारी पगड़ी की इज्जत रखने आए हैं उनको तारीख दे दो और बात को ना बढ़ाओ। अदालत जाने से रुसवाई और जिल्लत ही होगी। अगर लड़की अपनी मनमानी कर सकती है, अदालत में क्या हमारे खिलाफ बयान नहीं दे सकती। शुक्र करो कि रात बाहर नहीं गुजारी और घर आ गई। गर्ज अब्बू के समझाने से अम्मी मान गई और रूहान से होकर शादी की तारीख दे दी। उन अक्ल के मारों ने तब भी मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटी तेरी क्या मर्जी है और तेरा फेरोज के साथ निकाह किन हालात में हुआ। उन लोगों के जाने के बाद अम्मी रोते हुए मेरे कमरे में आई। वो खाना लाई थी, ट्रे सामने रखकर बोली, इस बुढ़ापे में हमें तूने जिस तरह जलीलो ख्वार किया, इससे तो बेहतर था पहले ही मुंह से फूट पड़ती और अपने इस चक्कर से मुझे आगाह कर देती। मैं दिलावर से तेरी मंगनी करके अपने भाई और भाभी के सामने तो शर्मिंदा ना होती। अब बरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। मैंने अम्मी को सारी बात बताई, मगर उन्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। वो बोली, अगर उसने ये निकाह तुमसे जबरदस्ती किया तो तुमने कैसे ये सुर्ख जोड़ा पहन लिया और तस्वीर भी बनवा ली। ये क्या कोई अक्ल में आने वाली बात है। तेरे अब्बा और भाइयों से ये कहूँ तो क्या वो मान लेंगे। वो हरगिज नहीं मानेंगे। गर्ज घर में अब ना तो कोई मुझे मुंह लगाने को तैयार था और न कुछ सुनने को। मेरी बात पर किसी को यकीन ही नहीं आता था। खानदान वालों ने क्या कुछ ना कहा, मंगेतर से कैसे पीछा छूटा, ये तो एक अलग दास्तान है। अम्मा के ताने सुन सुनकर कलेजा पक गया था। उन दिनों मैं ना जीती थी ना ही मरती थी। कभी फेरोज को कोसती थी तो कभी जहर ढूंढती थी कि इस जिल्लत से निजात मिल जाए जो भाइयों की जहरीली निगाहों को देखकर महसूस होती थी। जहेज तो तैयार था। वो दिन भी आ गया जब मेरी रुखसती हो गई और फेरोज के दिल की मुराद पूरी हो गई। वो मुझे बड़ी चाहत और ढोल बाजों के साथ ब्याह कर ले गया।
मामू की वजह से ननियाल वाले तो सभी नाराज थे, वो शादी में ना बैठे। ददियाल वाले शामिल हुए। रुखसती से कबल अब्बा मेरे कमरे में आए और बोले, ये सब तेरा अपना किया धरा है, अपने दुख सुख की भी मुस्तकबिल में तू खुद जिम्मेदार होगी। हमसे कोई वास्ता ना होगा। जिस तरह तूने मनमानी की है उसकी मिसाल हमारे खानदान में नहीं मिलती। हमने तो बस अपनी इज्जत बचाई है, और क्या करते। अब्बा की ये बातें सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी मैं बता नहीं सकती। शुरू में मैं खफा ही थी, मगर फेरोज को मेरी खफगी की परवाह ना थी। वो बहुत खुश था, गोया सारे जहान की खुशियां उसे मिल गई हों। शादी के बाद मैं काफी दिन उसे खिंची खिंची रही, लेकिन मेके की मोहब्बत खोकर अपनी खाली झोली किसी की मोहब्बत से तो भरना थी। रफ्ता रफ्ता फेरोज को जहन से कबूल कर लिया। वो वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे, करते हैं, और कहते हैं कि करते रहेंगे। उन्होंने दुनिया जहान की खुशियां मेरे कदमों में लाकर रख दी हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इस कदर टूट कर चाहते थे मुझे, कि मेरे बगैर उनका एक एक पल मुश्किल से गुजरता है। अब मेरी नफरत भी उनसे मोहब्बत में बदल गई है। हमारी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। हमारे 2 बेटे भी हैं। अम्मी अब्बू ने भी हम दोनों को माफ कर दिया है। वो अभी तक यही समझते हैं कि मैंने उनको अंधेरे में रखा, धोखा दिया, मगर सच तो मेरा खुदा जानता है। शायद मेरी तकदीर में ही कुछ ऐसे लिखा था। आज मैं माजी को भूलकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही हूँ।